नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने मुद्दों पर खुली बहस करने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों नेताओं को देश के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण सेवानिवृत्त जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस अजीत पी शाह द्वारा दिया गया। इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राहुल ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी और कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा रखता है। कृपया हमें सूचित करें जब भी प्रधानमंत्री इस बहस में शामिल होने के लिए तैयार हों। इसके बाद हम बहस के फॉर्मेट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि आमंत्रण के लिए शुक्रिया, मैं इस ऐतिहासिक बहस में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूँ। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं 100% किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दों पर डिबेट करने को तैयार हूँ, पर मैं उन्हें जानता हूँ कि वो 100% मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल राज्यपाल पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वह चाहेंगे तो वह उनसे सड़कों पर मिलेंगी, लेकिन राजभवन नहीं जाएंगी क्योंकि बगल में बैठने पर भी वह पाप होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस कहते हैं कि दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन श्रीमान राज्यपाल, मैं कहती हूँ कि आपकी दादागिरी अब काम नहीं करेगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि बोस को साफ करना चाहिए कि उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें अपना पद क्यों नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस पर राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने पिछले हफ्ते ही कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि बोस ने 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में उसके साथ छेड़खानी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद वाली टिप्पणी पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल ने जायज सवाल खड़ा किया है। जो सिद्धांत और नियम पीएम मोदी ने अपनी पार्टी और नेताओं के लिए बनाए हैं, उनमें 75 साल के होने पर चुनाव नहीं लड़ने की इजाज़त भी शामिल है। इसी पर बीजेपी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर किनारे किया गया। लेकिन आज जब केजरीवाल ने यही बातें कही तो ये सुनते ही पूरी पार्टी बौखला गई। क्या ये नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? आप नेता ने कहा कि फिर तो आपके सिद्धांतों और उसूलों की कोई कीमत ही नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे में अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि जो नियम उन्होंने दूसरों के लिए बनाए हैं, क्या वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा? क्या नड्डा और अमित शाह की सफाई से आरएसएस और बीजेपी संतुष्ट हैं? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद को लेकर की गई भविष्यवाणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इसके बाद उन्हें पद से हटाकर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं अब केजरीवाल की इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भाजपा का संविधान यह नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन विपक्ष कंफ्यूजन खड़ा करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री पद वाली टिप्पणी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम एक बात कहना चाहेंगे कि यह उनकी शराब का असर था या वह जहां गए थे। उनके मुंह से एक बात सही निकली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद अमुक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मान लिया कि नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कभी शराब पीने के बाद व्यक्ति का पूरा नियंत्रण नहीं रहता तो सही बातें सामने आ जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराधिकारी का प्लान भी बताना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी के बाद कौन रहेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज एक रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमारे काम रोकना चाहती है और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है और इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि मैं इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सोच रहा था कि मेरा कसूर क्या है। मेरी तो छोटी सी पार्टी है, मेरी गलती ये है ना कि मैंने दिल्ली के लोगों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाकर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बनाने का चुनाव है और ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, ना काम करेंगे और ना करने देंगे और बिना दाम काम का नाम नहीं, यही इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं हैं और मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इंडी गठबंधन को आपकी रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है। जेएमएम और कांग्रेस ने झारखंड में सिर्फ एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके बच्चों को नशे की दलदल में फेंकना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का बयान बिल्कुल गलत है। पहले भी राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, लेकिन देश की जनता ने उन्हें हराकर सबक सिखाया। फिर भी रेवंत रेड्डी ने आज ये फिर शुरू किया। बीजेपी नेता ने कहा कि 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे और देश की जनता रेवंत रेड्डी को सबूत बताएगी। देश के चुनावी माहौल में जारी तीखी बयानबाजी के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर हुई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस फेलियर करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलवामा हमला आईबी और इंटेलिजेंस का फेलियर था। प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक का आपने फायदा उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हुआ हमें नहीं पता है, किसी को इस बारे में नहीं पता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एक चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मंच पर बच्चों की तरह रोने लगते हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेला लड़ रहा हूँ। प्रियंका ने पूछा कि आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास हैं, आपके ही लोग कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके साथ हैं और आप कहते हैं कि आप अकेले हैं। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि चुनाव के समय मंच पर आते हैं और बच्चे की तरह रोने लगते हैं, कहते हैं मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनसे सीखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता और क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसी महिला को देशद्रोही कहते हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर गई थीं और उन्होंने रामलला से देश की उन्नति की कामना की, लेकिन उनके जाने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि हम गंगा जल से राम मंदिर को पवित्र करेंगे। पीएम मोदी ने पूछा कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार है क्या? उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया उसकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए। ये देश का, आदिवासी समाज का और ये हमारी माताओं बहनों का अपमान है।
विपक्ष लगातार देश की सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। अब ऐसे में मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल किया गया। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों के जरिए मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो क्या उन नेताओं पर दर्ज ईडी, सीबीआई के केस वापस होंगे। इसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि ईडी, सीबीआई ने जिन लोगों पर कानून के तहत केस नहीं किया होगा उसकी जांच कर केस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि कानून के तहत अगर केस हुआ होगा तो वो खत्म नहीं किया जाएगा। इजरायली सेना ने दक्षिणी गजा के रफा में हमले की घोषणा कर दी है। इस बीच इजरायली सेना ने रफा से दसियों हजार और लोगों को इलाका छोड़कर जाने के लिए कहा। इजरायल ने रफा के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के निवासियों से समंदर किनारे के पास पतली सी पट्टी अल-मवासी में जाने को कहा है। दरअसल इस संकरे इलाके को इजरायल ने मानवीय क्षेत्र घोषित किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA ने बताया कि इस क्षेत्र में ना ही पीने के पानी की सुविधा है और ना ही स्वच्छता और साफ सफाई की। देश में इस समय IPL का 17वां सीजन खेला जा रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को ICC के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक मैच से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के 56वें मुकाबले में टीम की धीमी गेंदबाजी के कारण पंत पर यह कार्रवाई की गई। दिल्ली कैपिटल्स ने तीसरी बार न्यूनतम ओवर रेट की सीमा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। साथ ही बता दें कि पंत के अलावा टीम के सभी सदस्यों पर 12 लाख रुपए या मैच फीस के 50% में से जो कम हो उस राशि का जुर्माना लगाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।